हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आपको पता है कि आई दृष्टि जो कि लास्टली पब्लिश हुई थी उसको एक बारी पढ़ा दिया गया है यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पर, और दोबारा आप ही के लिए आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उसको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या क्या मिलेगा कल भी मैंने बताया था, आज भी बता देता हूँ, ब्रीफ करता हूँ। 500 क्वेश्चन होंगे, डिटेल डिस्कशन होगा। ये सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। बाइलिंगुअल मोड में होगा, दोनों भाषाओं में होगा, और कम से कम 5 दिन जो है एक हफ्ते में क्लासेस आपको मिलेंगी। फुल कवरेज किया जाएगा आई दृष्टि का, उसके साथ साथ जो करंट इश्यूज आ रहे हैं उनका भी, मतलब उस बुक के अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि उस बुक में नहीं होंगे। और इस सब के बाद जो सबसे आपकी पसंदीदा चीज़ है कि क्या ये पीडीएफ मिलेगा, तो हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। जब 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन हो जाएगा तो आपको ये फ्री पीडीएफ जो पढ़ाया जा रहा है वही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं कल के लेक्चर का। पहला सवाल था यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है, तो मोहन यादव है, राजस्थान के भजन लाल है, और तेलंगाना के अनुमुला रेवंत रेड्डी हैं। कुछ अन्य चीज़ें बताई गई कि जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, और राजस्थान के वासुदेव देवनानी हैं। उसके बाद मिजोरम के जो मुख्यमंत्री बने हैं नाम है उनका लाल दुहोमा, जो कि 1885 में जो आपका दल बदल कानून आया था उसके अंतर्गत 1985 में जो कानून आया था उसके अंतर्गत 1988 में ये जो है पहले व्यक्ति थे जिनको इस कानून के तहत जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया था। फिर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है विष्णु देव साई। जो दूसरा प्रश्न था वो था कि अटल जो सिलक्यारा टनल बन रही है उसके बारे में आपको बताया जा रहा था कि चार धाम यात्रा जो है उस टनल उसमें बीच में आती है, चार धाम यात्रा के अंतर्गत। और इसमें जो है एक भूस्खलन के थ्रू जो है टनल बीच में कोलैप्स कर गई थी, तो उसमें बहुत सारे मजदूर फंस गए थे। और ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की 26 किलोमीटर की दूरी को घटा करके 4.1 किलोमीटर कर देता है। तीसरा प्रश्न हमने देखा था जीआई टैग से, तो मैंने बहुत सारे जीआई टैग बताए थे। जैसे लद्दाख के लिए मैंने बताया था कि एप्रीकोट होता है, एक ड्राई फ्रूट होता है, पश्मीना होता है जो शॉल मिलती है वहाँ पर, और वुड क्राफ्टिंग लकड़ी की नक्काशी, ये लद्दाख का मैंने बताया था। उसके अतिरिक्त मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश जीआई टैग के मामले में अभी तक भारत में नंबर 1 पर चल रहा है, दूसरे नंबर पर इसके पीछे तमिलनाडु है। फिर मैंने यहाँ पर बताया था कि जैसे जलेसर धातु शिल्प जो है वो उत्तर प्रदेश का है, तिरंगा बर्फी बनारस की है, धातु शिल्प भी बनारस का है, ठंडई, लाल पेड़ा, सहनाई, तबला इत्यादि बनारस का जीआई टैग अभी अभी हाल ही में दिया गया है। इसके अलावा रेड चिली या भरा मिर्चा जो होता है उसको भी दिया गया है। लखीमपुर खीरी का थारू कढ़ाई को मिला है, और आपके मैनपुरी के तारकशी को मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तारकशी डाल करके आप देख लेंगे इंटरनेट पर, तो एक लकड़ी का वुडन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कोई भी स्ट्रक्चर वो हो सकता है। सपोज करिए कि कोई छोटा संदूक है, उसमें ऊपर तार से जो है तार को उसी लकड़ी में जो है मढ़ देते हैं, ठीक है, और कार्व करके जो है बनाते हैं इस तरीके से। फिर संभल में हॉर्न क्राफ्ट चलता है, मतलब सींगों पर जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर हम लोग आते हैं कि संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, वो बिल था 128वां, याद रखेंगे। 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम बनाइए। इसमें 334A में सूर्यास्त प्रावधान है, जिसमें 33% आरक्षण दिया जाना है महिलाओं को। सूर्यास्त प्रावधान क्या होता है ये भी मैंने बताया कि ये 15 साल तक लागू रहेगा और अपने आप जो है धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। फिर मैंने 330A के बारे में बताया था, जो कि रिजर्वेशन देता है लोकसभा में महिलाओं को 33.33% का, और 332A देता है विधानसभा में, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण की बात करता है। ठीक है, फिर इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई थी जो मैंने आपको कल समझा दी थी। फिर मैंने कहा था, अगला क्वेश्चन था जैसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973, आपका आईपीसी 1860 में आया था, और साक्ष्य अधिनियम आया था 1872 में, और डायरी प्रोहिबिशन आया था 1961 में। ठीक है, कुछ चीज़ें इसके बारे में भी हमने बताई थी। फिर मैंने बताया था मणिपुर का पूरा विवाद क्या है, किस तरह से मणिपुर की जो मैतेई जाति है वो घाटियों में रहती है, और जो बाहर पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि जो 90% लगभग लैंड एरिया कवर करता है, वहाँ पर कुकी और कुछ मात्रा में नागा जातियाँ रहती हैं। कहा यह जाता है कि कुकी जाति जहाँ रहती है वहाँ रहना थोड़ा दुर्गम है, ठीक है, और जो मैतेई है उनको पहले से एससी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगराइज किया गया है, उनको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, और वो चूंकि मैदानी इलाके में रहते हैं तो सारी फैसिलिटीज़, जैसे मैदानी इलाके में रहने वाले लोगों का जो मज़ा होता है वो मैदानी लोग ही जानते हैं, ठीक है, और थोड़ा दुर्गम होता है रहना पहाड़ी इलाकों में। उसके बाद अगर मणिपुर हाईकोर्ट एक बारी उनके फेवर में जब डिसीजन दे दिया मैतेई लोगों के कि हाँ आपको एसटी कैटेगरी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो कुकी लोग भड़क गए
क्योंकि मैतेई के भी कुछ तर्क थे। इस बात पे कल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर के लेक्चर देख लीजिए। ये सारी चीज़ काफ़ी डिटेल्ड वे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने बात की थी NCCSA यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के बारे में, कि किस तरह से जो सर्विस एंड पोस्टिंग होती है ग्रुप ए अधिकारियों की, वो शिफ्ट करके जो है LG के हाथ में दे दिया गया, जिस कारण से ये पूरा विवाद जो है जन्मा है। इस पर भी हमने जो देखा था कि बालाकृष्णन कमेटी थी जिसने पुलिस, लोक व्यवस्था और जमीन को छोड़ करके बाकी सारे क्षेत्रों पर अधिकार बनाने का जो कानून है वो आपके वहाँ की दिल्ली की विधानसभा को दे दिया था। इस बारे में भी डिटेल डिस्कशन किया था हमने। फिर हमने कहा था कि राजनीतिक दल या राष्ट्रीय पार्टियां कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था। 3 कंडीशन जानी थी कि क्या क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में वो सब कुछ है, आप जाकर के एक बारी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हमने क्या डिस्कस किया था देख लेते हैं, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि कॉनराड संगमा जो है मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं था, बस हमने बताया था कि वहाँ पर 3 हिल हैं। ये हिल्स कहाँ पड़ते हैं? जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के कंधे पे पड़ेंगे, या जो फैला हुआ हाथ है उस पर पड़ेंगे। तो गारो, खासी और जयंतिया, ये मैंने दिया था कमेंट बॉक्स में करने के लिए। गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 हिल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर। फिर बात आती है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की। तो इसकी टाइटल जो थी या थीम थी वो था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, मींस डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो इसके बारे में बात किया था कि 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में 2003 से ये सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है, जिसको PBD या प्रवासी भारतीय दिवस कहा जाएगा। किसने सुझाव दिया था कि इसको स्टार्ट करना चाहिए? तो LM सिंघवी की कमेटी में ये डिसीजन हुआ था। तो आज जब स्टार्ट करेंगे, तो कल हमने बात की थी कि PM जनमन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करें हम लोग कि PM जनमन क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को देखते हैं। जनमन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री। PM का मतलब होता है प्रधानमंत्री, फिर जनमन का मतलब है जनजाति, ठीक है, जनजाति, आदिवासी, न्याय महाअभियान, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में लिख लेंगे जो विद्यार्थी चाहते हैं कि जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ये योजना जो है आदिवासियों के लिए है, ठीक है। कहाँ लॉन्च किया और किसने लॉन्च किया? तो लॉन्च हुआ ये झारखंड में। झारखंड में कहाँ पर? तो खूंटी में, ठीक है, खूंटी में लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है इसको। कब लॉन्च किया है? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, ठीक है, इसी दिन लॉन्च हुआ है 2023 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्ज़ाम जुलाई में होता है फिर भी, और अगर अक्टूबर में जाता है तो भी, क्योंकि ये मुझे लगता है कि 100% आने की संभावना है, ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें किया क्या जा रहा है कि जो आपका बजट आया था पिछले साल, उसमें कहा गया कि टोटल 15,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए अगले 3 सालों के लिए, मतलब जो कि 2023 से लेकर के 2023-24 से लेकर के 2025-26 तक खर्चा करने के लिए, इन 3 सालों में खर्चा करना था इतना पैसा, ठीक है। लेकिन इस राशि को जो है बढ़ा करके 24,104 करोड़ रुपए कर दिया गया है वर्तमान में। ये बातें छोड़ते हैं, है क्या इसमें? है ये कि 75 PVTG समूह हैं, 75 जो है भारत में PVTG समूह है। इसको बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, इंग्लिश में ही याद करिएगा। मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि PVTG जो समूह है भारत में टोटल, उनके विकास के लिए, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आपका केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय जो है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी की तरह से या कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री की तरह से काम करेगा। इसके साथ साथ 9 मंत्रालय जो है और जुड़ेंगे। करना क्या चाहते हैं? जैसे पक्का घर हो गया, सड़क कनेक्टिविटी हो गई, पाइप से जल आपूर्ति हो गई, ठीक है, इस तरह की टोटल 11 क्षेत्रों पर काम होगा, ठीक है, जिससे लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 250 जिलों के 28 लाख लोग जो है अब लाभान्वित होंगे। तो जितना शब्द मैंने बोला है, एक एक पॉइंट डेटा है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, PM जनमन की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री झारखंड के खूंटी जिले से। जनजातीय गौरव दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, जनजातीय गौरव दिवस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे।
15 नवंबर 2023 को शुरू किया गया है। ये सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा में लाना है, ठीक है। और ये योजना केंद्र और राज्य सरकार के योगदान से इस समय 24,105 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से शुरू हुई। कितने साल के लिए? तो 3 सालों के लिए। 15,000 करोड़ रुपए जो है पहले आवंटित थे और अभी जो है 24,104 करोड़ रुपए के साथ परिव्यय करने का इनका लक्ष्य रखा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व खाद्य कांग्रेस 2023 में भागीदार देश था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पार्टनर कंट्री इन वर्ल्ड फूड कांग्रेस 2023? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। बेसिकली इसमें जो है भागीदार देश यानी कि पार्टनर कंट्री आता है और एक आता है फोकस कंट्री। तो पार्टनर कंट्री जो है इसमें नीदरलैंड है, याद रखेंगे, ठीक है। नीदरलैंड्स जो है वो पार्टनर कंट्री है। आपको बताना है नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या है, ठीक है। इसकी कैपिटल कमेंट बॉक्स में बताइए सब लोग, ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कैपिटल से भी देता ही देता है। अब खाद्य कांग्रेस हुई कहाँ, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो भारत मंडपम जो कि आपके न्यू दिल्ली में बना हुआ है, यहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है उसने इसको ऑर्गेनाइज किया था नवंबर महीने के आसपास में। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि खाद्य कांग्रेस कार्यक्रम जो है वो 5 नवंबर 2023 को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में संपन्न हुआ। आयोजक इसका था खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और साझेदार देश था नीदरलैंड और इवेंट फोकस देश, ये भी नोट करेंगे, इवेंट फोकस्ड कंट्री, इवेंट फोकस कंट्री है जापान, ठीक है। जापान एक द्वीपीय देश है जो कि मुख्यतः 4 आइलैंड्स पर बसा है, ठीक ना, ठीक है। क्यूशू, शिकोकू, होन्शू, होकाइडो, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा ये जो पोषण अभियान है ये शुरू किया गया था आपका 2018 में। तो नोट डाउन करेंगे, 2018 में शुरू किया गया था। लेकिन अभी जो है भारत सरकार द्वारा इस पोषण अभियान का जो टारगेट है, पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। पोषण अभियान का जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो ये पोषण का फुल फॉर्म है, 2018 में आया। फिर से पोषण 2.0, पोषण 2.0 या 2.0 पढ़ सकते हैं। ओ बोलना मुझे आसान लगता है तो मैं ओ बोलता हूँ, ठीक है। तो पोषण 2.0 जो है वो आपका आता है 2021 में, ठीक है, जिसको कि बजट में फिर से 2.0 के बारे में बताया जाता है और इसको कमीशन किया गया है अगले 5 सालों के लिए, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो 2025-26 तक ये जो है अपनी कवरेज करेगा और इसके लिए 20,105 करोड़ रुपए उस समय अलॉट किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये केवल एक डेटा है, ठीक। तो देख लेते हैं कि है क्या ये, कि सितंबर 2023 में 6ठा राष्ट्रीय पोषण माह ये मनाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ये इसकी थीम है, सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। कब शुरू किया गया था? 2018 में शुरू किया गया था। इसका पूरा टारगेट क्या है? टारगेट ये है इसका कि जो कुपोषण है वो भारत में बहुत अधिक है। तो इसमें कुछ टारगेट दिया गया कि स्टंटिंग, यानी कि बच्चे यहाँ पर ठिगने कद के होते हैं और अंडरवेट होते हैं, ठीक है। तो और किशोरों में भी रक्त अल्पता का, या फिर जो माताएं होती हैं, मतलब धात्री कह सकते हैं, जिनके बच्चे होते हैं उनमें भी रक्त अल्पता रहती है, एनीमिया के शिकार होती हैं। तो टारगेट पहला दिया गया था कि 2020 तक ऐसे स्टंटिंग को, यानी कि जो आपका लंबाई कम होना है, ठिगनेपन को 2% तक कम करेंगे और किशोरों में रक्त अल्पता को 3% तक घटा देंगे, ठीक है। फिर 2022 तक ये निर्धारित किया गया कि जो लंबाई में कमी है यानी कि स्टंटिंग है, उस प्रॉब्लम को 25% तक कम करेंगे और इसी प्रकार जो रक्त अल्पता की स्थिति है उसको भी 39% तक कम कर देंगे, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के लेक्चर था, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बारी पोषण 2.0, अच्छा एक बात और इसमें बताना चाहता हूं कि ये जो पोषण अभियान है इसको जोड़ दिया गया है आंगनबाड़ी के साथ, ठीक है। तो अब इसका नाम जो हो गया है वो हो गया है सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण
2.0। आपको पता है कि 6 साल से छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ करके अब ये एक अभियान चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पीएम यशस्वी योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पीएम यशस्वी योजना इज करेक्ट? ठीक है, तो यशस्वी योजना बेसिकली है क्या, यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड करके ये योजना है। ठीक है, तो ये कहती क्या है, सबसे पहले इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल बी इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध होगी। स्कॉलरशिप विल बी अवेलेबल फॉर स्टडीज इन इंडिया ओनली, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, केवल अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति योजना प्रदान किया जाएगा। प्रोवाइड स्कॉलरशिप ओनली टू माइनॉरिटीज़, ऐसा नहीं है, इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो देखिए पहला तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है देख रही है। इसके अलावा स्कॉलरशिप केवल माइनॉरिटीज़ को नहीं दी जाएंगी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में जो होगा उनको भी दी जाएंगी, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको नहीं देख रही है। लेकिन ये केवल उन्हीं को मिलेगा जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो भारत में अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी इन इंडिया, उन्हीं को मिलेगा। देख लेते हैं एक बारी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि केवल जो भारत में पढ़ेंगे उनको मिलेगा। पीएम यशस्वी क्या है कि ओबीसी और अन्य के लिए यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड योजना, ठीक है, लॉन्च की गई है 2024 में। यह ओबीसी ईबीसी यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो मैंने बताया, और डीएनटी यानी कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स, डी नोटिफाई या नोटिफाइड, ठीक है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ठीक है, इनको मिलेगा। सी स्टडी के स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए मिलेगा, किससे, 9 से 12वीं तक की, जिन्होंने सभी छात्र भाग ले सकते हैं। फिर ओबीसी आर्थिक रूप से कमजोर और विमुक्त, खाना बदोश और अर्ध खाना बदोश, जिनको डीएनटी बोलते हैं, उनके लिए अम्ब्रेला योजना है, यानी कि तीनों को एक ही के अंडर में ऐसे रख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डीएनटी, ईबीसी और ओबीसी तीनों को अम्ब्रेला योजना के अंदर में रख दिया जाएगा। फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। कौन सा मंत्रालय चला रहा है, कौन सा मंत्रालय चला रहा है, तो इसको सोशल जस्टिस वाला मंत्रालय जो है वही चला रहा है। ठीक है, छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध होगी। चलिए अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस राज्य में उड़ान 5.2 योजना स्टार्ट की है? तो सबसे पहले आप जो उड्डयन मंत्री हैं उनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उड़ान का फुल फॉर्म अगर कर सकते हो तो करिए, वैसे मैं बता दे रहा हूं, इसका फुल फॉर्म था उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो उड़ान का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। एक बार आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उड़ान का फुल फॉर्म कर दीजिएगा। तो कह रहा है कि ये जो योजना है उड़ान 5.2, ये किस स्टेट से लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में 25 जुलाई 2023 को जो उड्डयन मंत्री है उन्होंने उड़ान 5.2 लॉन्च किया है। साथ ही में 5वां हेली शिखर सम्मेलन का भी शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी नोट डाउन करना है। आयोजन का विषय था कि अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और विमान के मध्य से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। कब लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया गया था इसको 21 अक्टूबर 2016 में। तो ये प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है कि उड़ान योजना कब लॉन्च हुई, कब लॉन्च हुई थी। ओके, ठीक है, तो उड़ान योजना कब लॉन्च हुई थी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 2016 में लॉन्च हुई थी, याद रखिएगा। किसी एक छोटे पेज पर नोट कर लीजिए कौन कौन योजनाएं पहले कब लॉन्च हुई थी। ठीक है, फिर कहता है कि नरेंद्र मोदी ने 2017 में शिमला से दिल्ली को जोड़ने वाली पहली उड़ान का उद्घाटन भी किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो केवल फैक्ट है इसमें, जो फैक्चुअल है उसको केवल बता के शुरू कर देंगे। जल पुरस्कार जो है जल समृद्धि भारत, यानी कि जो भी राज्य है, जिला है, व्यक्ति है, संगठन है, सबको दिया जाता है। ठीक है, जल समृद्ध करना चाहते हैं भारत को, और ये दिया जाता है आपका जल संसाधन, नदी विकास और गंगा नदी विभाग के द्वारा। ठीक है, तो अभी इसमें मध्य प्रदेश जो है टॉप में था, और ये दिया गया है टोटल 41 लोगों को। ठीक है, कितने लोगों को दिया गया है? 41 लोगों को। डायरेक्टली देख करके चल देंगे कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है 17 जून 2023 को विज्ञान भवन दिल्ली में उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण तो ये था ही जो मैंने बताया, लेकिन क्वेश्चन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है, किसके द्वारा दिल्ली के विज्ञान
भवन में प्रदान किया गया। ठीक है, तो यहां पर आएगा उपराष्ट्रपति, या तो उनका नाम या तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसे करके दे देगा और काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। 11 श्रेणियों में दिया जाता है, 41 विजेताओं को दिया जाता है। और कौन देता है, तो आपका जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के द्वारा 2018 में शुरू हुआ था। तो ये भी याद रखेंगे 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है शुरू किया गया था। बात आती है नई हॉलमार्क विशिष्ट पहचान की। तो आपको पता होगा कि जब भी सोना लेने जाते हैं तो हॉलमार्क देखते होंगे, उसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो पूछ रहा है कि अब कितने डिजिट का होगा। जो पुराना था वो आपका 4 डिजिट का नंबर होता था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 6 डिजिट का बना दिया गया है। तो अब नए हॉलमार्क पर कितने डिजिट का नंबर होगा, तो 6 डिजिट का नंबर होगा। एक BIS इसको जारी करता है, ठीक ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कुछ इस तरह का जो है इसका सिंबल होता है। ठीक है, और यहां पर लिखा होता है मानकः पथ प्रदर्शकः। ठीक है, ये ब्लू कलर का सिंबल होता है बेसिकली, ऐसे करके होता है। ठीक है, ठीक है, ये स्पेलिंग में BU होगा। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो D था इसका आंसर कि अभी तक जो हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण की बिक्री पर रोक लगा दी है बिना हॉलमार्क वाले, और 6 अंक की अल्फा न्यूमेरिक कोड है। ये भी याद रखिएगा कि अल्फा न्यूमेरिक है इसमें, यानी कि ABCD भी होगा और 1 2 3 4 भी होगा। टोटल मिला करके 6 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण के लिए अद्वितीय है, यानी कि उस पर होनी चाहिए, यूनिक एक नंबर है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वित्तीय वर्ष कब शुरू किया गया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर सकते हैं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, तो ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था 2022-23 से, लेकिन कब तक चलेगा, तो ये अगले जो है 4 साल के लिए चलेगा। ठीक है, सॉरी 3 साल के लिए अगले चलेगा। 2022-23 से स्टार्ट होगा और 2025-26 तक जाएगा। और इस अवधि में जो है इसके लिए टोटल 4800 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। किस बजट में, तो आपका जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट आया था उसमें। ठीक है, एक चीज़ और याद रखनी है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो 15 फरवरी 2023 को इसको मंजूरी मिल गई थी। ठीक है, काम क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, तो समझते हैं काम क्या है। जो ये स्कीम है जिसको बोलते हैं VVP, ठीक है, ये स्कीम जो भारत का उत्तरी इलाका है, ठीक है, सपोज करिए ये भारत है, ठीक, तो ये जो भारत का उत्तरी इलाका है ये इस साइड का पूरा, फिर यहाँ पर सिक्किम का पोर्शन, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश और नीचे, तो ये जो पूरा, एक सेकेंड आपको शायद दिख ना रहा हो, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ कर लेते हैं कहीं और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलिए ओके, आशा करता हूँ कि अब थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो भारत का उत्तरी इलाका है, ठीक, दूसरे कलर से मैं दिखाता हूँ, ये पूरा, ठीक है ना, इसकी सीमा पर जो बसे हुए गांव हैं उनको एक मजबूत बनाना, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके विकास के लिए, यानी कि जो भी उत्तरी बॉर्डर है अपना, नॉर्दर्न बॉर्डर है इंडिया का, उसको इस तरह की अवसंरचना से जोड़ने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें आपके कुछ राज्य आते हैं। राज्यों के नाम नोट डाउन करेंगे तुरंत। पहला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश, दूसरा आता है आपका उत्तराखंड, तीसरा आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, AP, ठीक है, फिर आता है आपका सिक्किम, फिर आप लिखेंगे लद्दाख। ठीक है, तो इतना एरिया आता है इसके अंडर में। इसमें लगभग विलेज जो आते हैं वो आते हैं 2963 गांव आते हैं, और पहला फेज जो चलेगा उसमें 661 गांवों का जो है ये लोग इस तरह से सशक्त बनाएंगे, उसको मजबूत और सुरक्षित बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या करेंगे, जो करेंगे मैं वहां पर लिख रहा हूं कि पहला तो यहां पर ऑल वेदर रोड देंगे, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी। ठीक है, किसी भी मौसम में बढ़िया रोड कनेक्टिविटी वाला यहाँ पर एक प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने योग्य पानी, हिंदी में लिखते रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी कराएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देंगे, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पूरा 24 घंटा जो है बिजली की व्यवस्था। ठीक, फिर उसके बाद क्या देंगे, यहां पर टूरिस्ट लोगों के लिए मतलब बढ़िया क्लीनिनेस देंगे। एक हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोलेंगे, हेल्थ एंड ALTH एंड वेलनेस
सेंटर खोलेंगे, ठीक है। और इसमें एक और भी चला रहे हैं कि वन विलेज वन प्रोडक्ट का भी यहां पर एक कंसेप्ट चला रहे हैं, तो ये भी चीज याद रखेंगे कि वन विलेज, ठीक, वन प्रोडक्ट, पी से प्रोडक्ट मैंने कर दिया है, तो इतना पॉइंट अभी हिंदी में भी बोला हूं, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन में देता है कि केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि केंद्र ने इसमें रुचि ली है और स्टेट्स जो संबंधित है वो उसको इंप्लीमेंट करेंगे, केंद्र उसमें मैक्सिमम फंडिंग देगी, ठीक है। जिससे वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर के अगले 3 साल के लिए 2025-26 तक लागू किया गया है। इसमें कौन कौन आएगा? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, यानी कि लद्दाख आएगा। लद्दाख के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिले और 46 सीमा ब्लॉक में आवश्यक बुनियादी जो है, सॉरी, लद्दाख के नहीं होना चाहिए, भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 1 2 3 4 और 1 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, के टोटल 19 जिले 46 सीमा ब्लॉक में आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए आजीविका के अवसर का निर्माण भी करेगी और इसके लिए धन प्रदान करेगा। चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो कैसे सुधार होगा उन्हें बता दिया है, ठीक है। तो ये भी लगभग क्लियर होगा आप लोगों का। फिर आ जाते हैं G20 पर। चूंकि G20 भारत में हुआ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले इसका पूछा है विषय, व्हाट वाज द थीम ऑफ G20 समिट 2023। तो विषय काफ़ी आसान है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो OEOF, ठीक है ना, OEOF करके याद कर सकते हैं कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर करके है थीम इसका। लेकिन जो इसका स्लोगन था, जो ध्येय वाक्य था, वो क्या था? वो था वसुधैव कुटुंबकम। अब इसको अगर स्प्लिट कर दो तो हो जाएगा वसुधा एव कुटुंबकम, ठीक है। मतलब क्या हुआ? वसुधा ही परिवार है, यानी कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। कमेंट बॉक्स में ये करिएगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताना है आपको किस उपनिषद से ये लाइन ली गई है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हम लोग। 18वां संस्करण G20 का हो रहा था, 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। थीम था एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ठीक है। G20 के बारे में आप भी जानते हैं कि वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी इकॉनमी है उनसे मिलकर के G20 बनता है, और टोटल वर्ल्ड के पॉपुलेशन का, ठीक है ना, और इकोनॉमी का क्रमशः जो है बताया मैंने कि 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि 66.67 पॉपुलेशन कवर करता है, और लगभग जो है ये आपका 75% जो है इकोनॉमी या जीडीपी, बेटर होगा वर्ड, जीडीपी की कवरेज करता है, ठीक है। तो अगर जीडीपी के टर्म में बात की जाए, वैसे तो कुछ ये जानना बेटर है कि 85% जीडीपी करेगा और 75% जो है वो टोटल ट्रेड करेगा, वर्ल्ड का टोटल ट्रेड, ठीक है ना, कुल व्यापार, टोटल ट्रेड का कवरेज करेगा। ये दोनों पॉइंट भी नोट कर लेंगे, ठीक है। G20 से जब भी क्वेश्चन आता है, आप G20 जो कंट्रीज है वो पढ़ लेना है और कब बनी थी ये पढ़ लेना है, ठीक है। फॉर्मेशन पढ़ लीजिए इसका जा करके, अभी पॉज करके लेक्चर, और ये पढ़ना है कि कितनी कंट्रीज हैं, हाउ मेनी कंट्रीज बाय नेम, नाम भी पढ़ लेना है, ठीक है। 20 कंट्री है वैसे तो, कंट्री नहीं 20 है, एक आपका यूरोपियन यूनियन है। फिर चलते हैं, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिशन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? तो वो है अपना प्यारा भारत। सबको पता होगा, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च द लूनर मिशन ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, ठीक है। तो जो चंद्रमा है उसका एक ही पोल हमें, मतलब सॉरी, दिखता है, एक ही साइड हमेशा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जो पृथ्वी की अपने अक्ष पे घूर्णन की समय है उतना ही चंद्रमा का भी है। तो क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे का मतलब कि अंततः होता है ऐसा है कि हमें केवल उसका एक ही पक्ष दिखता है, इसी कारण से, क्योंकि हम लोग सिंक करते हैं, सिंक्रोनाइज हैं एक दूसरे से। तो इंडिया ने सॉफ्ट लैंडिंग भी करा ली है, और ये पहली बार नहीं था। पिछली बार जब ट्राई किया था इंडिया सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तो वो असफल हो गया था, लेकिन इस बार जो मिशन है इसका, लूनर मिशन जो 3 गया है इसका, चंद्रयान, जो कि 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 14 जुलाई को छोड़ा गया था और वहाँ ये पहुँचता है 23 अगस्त को,
ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे, लगभग लगभग 1 महीने में पहुंचता है। ठीक है, तो और कौन था, विक्रम लैंडर था, ये भी याद रखना है, विक्रम लैंडर था, और रोवर जो होगा वो आपका प्रज्ञान होगा। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो चंद्रयान 3 गया था, पहली पॉइंट ये हो गई, 14 जुलाई को गया था। दूसरा पॉइंट ये हो गया, SDSC से गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर, यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गया था, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विक्रम लैंडर था, 23 अगस्त को पहुंचा ये। ठीक है, कहाँ पहुंचा, दक्षिणी ध्रुव पर, और भारत जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। तो ये बहुत बड़ा कीर्तिमान जो है भारत के लिए था। उस दिन मोदी जी झंडा दिखा रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। तो ये अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया? ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री हमेशा जो है बूस्ट करते रहते हैं, चाहे बात इसरो की हो या फिर सेना के जवानों की, अपनी होली दिवाली इस तरह की चीज़ें वही मनाते हैं। ठीक है, हालांकि पॉलिटिकल बातें छोड़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि कौन सी नृत्य शैली है विच डांस फॉर्म रिसेंटली इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो जिन लोगों ने भी आपका PT 365 कल्चर का पोर्शन नहीं किया है, ठीक है, वो लोग जा करके कर ले, भले से वो UPPCS का एग्जाम दे रहे हैं। देखो, जानकारी मेंस तो दोगे ना कभी, तो जब भी आप मेंस दोगे तो जरूरत तो पड़ेगी जानकारी की। ठीक है, और जानकारी की मिलेगी कहां से, तो PT 365 बहुत सफिशियंट है, मतलब मोर देन सफिशियंट है, वो तो UPSC के लिए सफिशियंट है। तो उसको छोड़ करके भाग जाना कि हमारे दिमाग की नस फट जाएगी, ये गौरव सर के वर्ड में कि भाई PT 365 पढ़ लिए UPPCS वाले तो दिमाग की नस फट जाएगी, तो ऐसा नहीं है दोस्त। जाके इसको आप लेक्चर नहीं देखें तो देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं एक प्रश्न सॉल्व कराऊंगा, यहाँ पर वहाँ पर पूरी कहानी बताई गई है। तो ये ICH यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रदान कौन करता है, तो यूनेस्को करती है। ठीक है, ये किसी भी देश का कल्चर हो सकता है, वहाँ के लोकगीत हो सकते हैं, जैसे अपने वहाँ रामायण को शामिल किया गया है, या कुटियाट्टम को शामिल किया गया है, इस तरह की अन्य चीज़ों को शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में गरबा को शामिल किया गया है, जो गुजरात का है, और उस पर मैंने पूरा एक लेक्चर दिया है कि कैसे गॉडेस जो दुर्गा कह सकते हैं, या शक्ति जो देवी हैं, उनको मान करके गरबा को बेसिकली गर्भ से रिलेट किया गया है। एक मिट्टी के पॉट में एक दीपक रखी जाती है और उसका प्रकाश चारों ओर होता है, और लोग घूम घूम के एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से करते हैं। तो कल्चर का PT 365 लेक्चर पड़ा हुआ है, आप लोग खोजिए प्लेलिस्ट में होगा, उसको देख लीजिए। ठीक है, शायद पहले ही लेक्चर में ये चीज़ें दी हुई हैं। चलिए आ जाइए, भारत की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अभी तक जो है शामिल हुई है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो लोग भी कमेंट किए रहेंगे, मैं उनका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के और नाम लेकर कर बताऊंगा। तो ICH कितने भारत के शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो 15वीं सांस्कृतिक वस्तु के रूप में देखिए यहाँ पर दे भी दिया है कि गरबा को शामिल किया गया है। बोत्सवाना के कसाने में आयोजित हुआ था, एक अंतर्राष्ट्रीय समिति थी, उसने निर्णय लिया है, और गुजरात का ये लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का विषय क्या था? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में पॉज करके आंसर देते रहा करिए। तो ये था आपका ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, जो है वही डायरेक्ट है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ 7th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023। तो ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन उसका थीम था। ये जो है इसका 7वां संस्करण था। इस बारी अक्टूबर में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, भारत मंडलम में ये आयोजित हुआ था, मंडपम होगा। ठीक है ना, थीम क्या था? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, मैंने बता दिया। और इसमें जो है देश भर के कई संस्थान को शिक्षित करने के लिए 100 5G यूज केस लैब्स को पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारत की पहली रैपिड रेल प्रणाली, ठीक ना, TS जो है एक सिस्टम है, यानी कि रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, तो इसको किया है गाजियाबाद वाले स्टेशन पर। तो इसके लिए जो प्रधानमंत्री का ट्वीट आया था वो था कि अ सिग्निफिकेंट इन्हांसमेंट टू इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, द दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर विल ब्रिंग अ सब्सटैंशियल ट्रांसफॉर्मेशन टू रीजनल कनेक्टिविटी। मतलब कि जो क्षेत्रीय जुड़ाव है, मतलब कि कनेक्टिविटी है, उसको हम लोग RRTS के माध्यम से जोड़ रहे हैं, जो कि दिल्ली मेट्रो वाला कॉरिडोर है। ठीक है, तो दिल्ली मेट्रो का कॉरिडोर था, या इसका शुभारंभ किया आपका गाजियाबाद में। RRTS क्या होता है या नमो भारत ट्रेन क्या है, उस पर मैं अलग से एक लेक्चर लेकर के आऊँगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि RRTS पर एक छोटा लेक्चर सर बना दीजिए, क्या है वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 20 अक्टूबर 2023 को, याद रखिएगा डेट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा कि 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर 17 किलोमीटर के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बात, छोटी सी बात बस बता दे रहा हूँ कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोला जाता है RRTS को, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, इसको बोला जाता है RRTS, ठीक है। और ये करता क्या है, तो इसमें अपेक्षाकृत जो लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्री हैं उनके लिए विकसित किया जाता है। इसमें RRTS में जो रेल की गति होती है वो 3x यानी कि 3 गुनी होती है, ठहराव कम होता है यानी कि फ्यूअर स्टॉपेज होता है, फ्यूअर स्टॉपेज, ठहराव कम होता है। इस पर पूरा एक लेक्चर दे दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हैं कि सर RRTS या नमो भारत ट्रेन पर एक लेक्चर दे दीजिए, तो कितने गलियारे हैं उससे रिलेटेड और इसकी पूरी बातें मैं वहां पर बता दूंगा। अभी बस एक क्वेश्चन बताना मेरा लक्ष्य था तो मैंने वो बता दिया है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? दावर जम्मू कश्मीर, सरमोली उत्तराखंड, रेइक मिजोरम और मंडला जो है मडला उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि है क्या, तो है क्या ये बताया मैंने कि देखिए इसमें जो है ना ये सारे विलेज के नाम हैं, दावर, सरमोली, रेइक, मडला, ठीक है, ये सारे विलेज के नाम हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि टूरिज्म जो है डेवलप करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने ऐसा एक चलाया है मुहिम, ठीक है। उसमें जो भी अच्छे गांव हैं वहां पर होम स्टे या बेस्ट विलेज का उनको खिताब दिया जा रहा है अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कुछ को गोल्ड दिया जा रहा है, कुछ को सिल्वर और कुछ को ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज दिया जा रहा है। तो इस कैटेगरी में अलग अलग गांव है और उसके स्टेट से रिलेट किया गया है उसको। तो इसमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, यहां पर लिख देना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो मडला जो है वो आपके MP में है। मैं इसके लिए एक मैप लेकर के आया हूं, आप लोग को दिखाता हूं। पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता शुरू की है। किसने शुरू की है? याद रखेंगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने शुरू की है, ठीक है ना। इसमें गोल्ड, सिल्वर और कांस्य यानी कि रजत, स्वर्ण, रजत और कांस्य, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज श्रेणियों में 35 ग्रामीण पर्यटन गांवों को उनके प्रदर्शन के आधार पर मान्यता दी है। दावर है जम्मू कश्मीर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। सरमोली है उत्तराखंड का, रेइक है मिजोरम का, कंथलौर है केरल का और कांडला है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो बाकी देख लेते हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो देखिए मैप मैं लेकर के आ गया आप लोगों के लिए। देखिए मैं तो मेहनत करता रहता हूँ, लेकिन आप लोग जो है एक एक्स्ट्रा लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें तो हम लोग करते ही रहेंगे। लाइव उस तरह से नहीं बड़ा हो रहा, इसी तरह से बड़ा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ओके, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है दावर विलेज, देखिए ये गोल्ड कैटेगरी में दिख रहा होगा आपको। फिर लिख रहा है सरमोली विलेज, फिर लिख रहा है मडला, ये मध्य प्रदेश में है। फिर यहाँ पर दिख रहा है रेइक विलेज, ठीक है, और नीचे एक दिख रहा है कांथलूर विलेज, ठीक है। तो इन पांचों का नाम नोट कर लीजिएगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं जब ये PDF प्रोवाइड होगा तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। या अलग से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, टूरिज्म मिनिस्ट्री की साइट पर जा करके, वहीं से मैंने डाउनलोड किया है, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो और इन चीज़ों को देख सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर नीचे लगा दिया है, जब ये PDF फॉर्म में जाएगा तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, तो आप एक बार टूरिज्म डिपार्टमेंट के साइट पर जाकर ये चीज़ें देख सकते हो। चलिए बिना देरी के अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि कौन सा शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में प्रथम स्थान पर रहा? तो थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड बता देता हूं। हुआ क्या कि 7 सितंबर 2023 को, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है ना। 7 सितंबर 2023 को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दैट मीन्स इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ठीक है। तो इस अवसर पर घोषणा की गई स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की। इसमें पहले, दूसरे और तीसरे पे 10 लाख प्लस आबादी वाले शहरों में सबसे पहले है इंदौर। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर भी है लगातार, ठीक ना, पिछले जब से स्टार्ट हुआ है तब से ही वो सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर है। दूसरे नंबर पर है आगरा और तीसरे नंबर पर है ठाणे, ठीक है ना। तो ठाणे आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा, ये आपका यूपी में पड़ेगा और ये आपका MP में पड़ेगा। तो इस हिसाब से इंदौर जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा।
तो डी जो है सही है। घोषणा कौन करता है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय यानी कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री घोषणा करती है। भोपाल के मध्य प्रदेश में इसकी घोषणा की गई और 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, 3 से 10 लाख हो और तीसरा 3 लाख से कम हो। तो पहले में आपका इंदौर आया। श्रेणी 2 में पहले पे आया है अमरावती, यानी कि 3 से 10 लाख वाले में 3 से 10 लाख की श्रेणी में आया है अमरावती। और परमाणु आया है आपका 3 लाख से कम जनसंख्या में, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले में। ओके, तो नोट डाउन कर लेंगे ये तीनों चारों पॉइंट जो मैंने आपको बताया। अगला, हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल होयसल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो काफ़ी इजी हो जाएगा, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ PT 365 अगर पढ़ के आओगे ये क्लास करने, तो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर दूसरा जो मैंने पढ़ा है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओगे। कोई ज़रूरत ही नहीं होगी कुछ और पढ़ने की इस साल के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें इतना बेहतरीन तरीके से चीज़ें दी हुई हैं और कोशिश भी किया गया है कि उसको कवरेज कराया जाए प्रॉपर। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सी साइट लोकेटेड है आपका, जो कि होयसल टेम्पल को दिखाती है, कौन से स्टेट में है? तो होयसल टेम्पल आपके कर्नाटका में है, ठीक है। होयसल के जो भी वास्तुशिल्प कह सकते हैं या मंदिर जो भी हैं वो कर्नाटका में पड़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा होयसल मंदिर जो है 42वां यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है और 41वां जो है शांति निकेतन बना है। ये भी चीज़ें उसमें कवर की गई हैं। किस में कवर की गई हैं? PT 365 में, ठीक। फिर कहता है होयसल मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी के थे और प्रतिनिधि जो है बेलूर, हेलेबिड और सोमनाथपुर के 3 घटकों द्वारा किया गया है, जिसमें चन्ना केशव मंदिर, ठीक है, एक प्रमुख मंदिर है, ठीक, जो कि स्टार जैसी आकृति का बनाया गया है, मतलब उसका बेस स्टार जैसा है। चलिए देखते हैं, भारत मंडपम की हाल ही में उद्घाटन की गई इमारत का आकार किससे लिया गया है? तो भारत मंडपम किस लिए बनाया गया? क्योंकि G20 भारत में होने वाला था, जहां पर बहुत सारे देश विदेश के लोग आने वाले थे। तो यहाँ पर एक ऐसा कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए। कन्वेंशन सेंटर मतलब कि यहाँ कोई भी समारोह अगर हो तो देश विदेश के लोगों को उसमें बैठाया जा सके। तो इसीलिए भारत मंडपम का निर्माण हुआ। आप भारत मंडपम पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आधिकारिक वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देखिएगा। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से उसमें ऑडिटोरियम बनाया गया है, अन्य चीज़ें बनाई गई हैं, वसुधैव कुटुंबकम लिखा गया है। वहाँ पर एक 28 फुट ऊंची जो है सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा भी स्टेब्लिश की गई है। तो ये भारत मंडपम का जो रूप दिया गया है, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है, वो आपके शंख से प्रभावित है, ठीक है, शंख से प्रभावित है। तो इस क्वेश्चन क्या था कि द शेप ऑफ द रिसेंटली इनॉग्रेटेड बिल्डिंग ऑफ भारत मंडपम इज डिराइव्ड फ्रॉम, किससे प्रभावित है? तो शंख से प्रभावित है। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान में 27 करोड़ रुपए के साथ भारत मंडपम का उद्घाटन किया और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन सह सम्मेलन केंद्र परिसर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो मैंने बताया कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन सह सम्मेलन केंद्र, यानी कि कोई भी मीटिंग वहां पर होगी और इसको शंख के आकार से लिया गया है। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट आती है, जिसमें कौन से कथन सही हैं? पहला, भारत में 2022 में, यानी कि इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, क्राइम रेट इन इंडिया इन 2022 हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 2021। और दूसरा है कि रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम हैज़ इंक्रीज्ड बाय 24.4 परसेंटेज पॉइंट्स इन 2022 इन कंपैरिजन टू 21। तो इन दोनों में बता रहा है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि रिपोर्ट बिल्कुल सही कह रही है कि क्राइम रेट जो है वो टोटली तो घट चुका है, क्राइम रेट जो है वो टोटली घट चुका है, बिल्कुल सही बात है ये। और रिपोर्ट जो हुई है साइबर क्राइम की वो बढ़ गया है, यानी कि अब डायरेक्ट क्राइम नहीं होते, अब साइबर क्राइम होते हैं। पैसे से ही मतलब होता था पहले भी, तो क्राइम दूसरे तरीके से होते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब साइबर के मतलब साइबर ठगी हो जा रही है। जमतारा शायद आप लोगों ने देखा होगा, तो उस तरीके से जो है ठगी हो जा रही है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक चीज़ और है कि यूपी में, अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा है, या ऐसे कह सकते हैं कि FIR की जो चीज़ें हैं, FIR जो है वो बढ़ चुका है। इस पर भी एक शॉर्ट वीडियो मैं ला सकता हूं अगर आप लोग को चाहिए होगा। जो नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, NCRB, ठीक है, इसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो 5-7 मिनट की मैं ला दूंगा, अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग डिमांड करेंगे तो, ठीक है। अगर डिमांड 10 लोगों से ज़्यादा होगी तो ही मैं लाऊंगा। चलिए अगला इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भाई NCRB की वार्षिक रिपोर्ट आई थी 2023 में, जारी की गई है,
ठीक है, जो कि 2022 के लिए आई थी। अपराध दर प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज अपराध 2021 में कुछ 445.9 थे, जो कि 422.2 हो गए, यानी कि ये घट गए हैं प्रति लाख जनसंख्या पर अगर बात की जाए। और 2021 की तुलना में 2022 में साइबर अपराध जो है वो 24.4%, मतलब लगभग 25% जो है उल्लेखनीय वृद्धि हो गई है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे अधिक FIR दर्ज की गई है। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे अधिक FIR यूपी में दर्ज की गई है। बात आता है अगला क्वेश्चन का, तो नवीनतम खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कुपोषित है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन इंडिया के अकॉर्डिंग भारत की जो है इसमें से आपका 16.6 यानी कि 16.2/3% जो आबादी है वो आपकी क्या है, कुपोषित है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एज पर लेटेस्ट फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन इंडिया 2023 रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड? तो अंडर नरिश्ड जो है 16.6% है। एक बारी देख लेते हैं कि 2021 में 74.1 भारतीय स्वस्थ आहार लेने में असमर्थ थे। देश की 16.6% आबादी अल्पपोषित है और भारत में जन्म के समय कम वजन के प्रचलित सबसे अधिक बच्चे होते हैं, यानी कि 27.4 लोग जो है कम वजन के होते हैं, यानी कि वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं इसको, चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो वेट कम होता है। और ये खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत में जो है जारी किया गया 12 दिसंबर को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट जारी हुई है। ठीक ठीक, FAO, फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है। एक बार चेक करके आप लोग बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, WHO ने किस वर्ष तक मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दर को 75% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? WHO एम्ड टू रिड्यूस मलेरिया इंडिसेंस एंड मोर्टेलिटी रेट बाई 75% बाई विच ईयर? तो देखिए, खत्म करने का जो लक्ष्य है वो 2030 है, तो यहाँ पर 75% पूछा है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए 2025। ठीक है, 100% मैं श्योर हूँ कि आंसर यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2030 तक पूरा खत्म करना है और अभी 75% की बात इस क्वेश्चन में किया है। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि विश्व मलेरिया दिवस इसको मनाया जाता है आपका 25 अप्रैल। ओके, तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो बिल्कुल सही है कि लक्ष्य जो 2025 में मलेरिया की घटना और मृत्यु दर को 75% और 90% तक खत्म करना है 2030 में। ठीक है, भारत भी अपना लेकर के चल रहा है। 2027 तक भारत चाहता है कि हम खत्म कर दें। WHO ने विश्व मलेरिया दिवस 2023 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें कुछ और नहीं पढ़ना है, बस ये चीज़ पढ़नी है कि मलेरिया के लगभग आधे से अधिक मामले नाइजीरिया में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है, DRC इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है युगांडा में और मोजाम्बिक में। आपको इन चारों की कैपिटल बतानी है कमेंट बॉक्स में। नाइजीरिया की बतानी है, ठीक है, DRC की बतानी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की बतानी है, युगांडा की बतानी है, ठीक, और आपको मोजाम्बिक की बतानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में सड़क दुर्घटना एक रिपोर्ट आई है 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं देखी जाती हैं? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम या महाराष्ट्र? एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन नेशनल हाईवे एज पर रोड एक्सीडेंट इन इंडिया रिपोर्ट 2020? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है ना, तमिलनाडु। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे पर जो है एक्सीडेंट होते हैं। ये वार्षिक रिपोर्ट 2022 के बेसिस पर आई हुई है, 31 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो बताता है कि कुल जो घटनाएं होती हैं वो 4,61,000 होती हैं लगभग। तो इसमें कुछ आप लोगों को बताना भी चाहता हूं कि हेलमेट हमेशा पहन कर चलिए और दोनों साइड देखिए, दूसरे के भरोसे गाड़ी मत चलाइए कि आप 100 की स्पीड में चल रहे हैं, सामने वाला 110 की स्पीड में चल रहा है तो आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ओवरटेक कर सकते हैं तो ओवरटेक करके आगे निकाल लीजिए, या फिर क्या करिए कि अपने बेसिस पे गाड़ी चलेगी, सामने वाले के ऊपर भरोसा नहीं करना है। ठीक, तो बता रहा है कि 1 लाख जो है लगभग लोग मारे गए हैं वेनेजुएला में। ठीक है ना, प्रति 1 लाख जनसंख्या पर मारे गए लोगों की दर, अच्छा ठीक है, वेनेजुएला जो शहर है वहाँ पर 1 लाख लोगों पर सबसे अधिक लोग मारे जाने की दर वहाँ पर निकली है। वेनेजुएला कहाँ की कंट्री है? तो साउथ अमेरिका की कंट्री है, साउथ अमेरिका की कंट्री है जिसकी कैपिटल है काराकास। ठीक है ना, एक चीज़ और कि वेनेजुएला में जो आपका ऑयल रिजर्व है वो सबसे ज़्यादा है, रिजर्व। ठीक है ना, आगे चलते हैं।
तमिलनाडु में दर्ज की गई है, ठीक है। और सड़क दुर्घटना के कारण सबसे अधिक मौतें हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना के कारण सबसे अधिक मौतें हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट एक ये मिल जाता है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 तैयार की है? इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 प्रिपेयर्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? पहला है WHO, देन इंडियन मॉनेटरी फंड IMF, देन UNFPA, देन WTO। तो इन चारों संस्थाओं में से जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। देखिए हिंदी इंग्लिश में साथ में ले चलने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली इंग्लिश इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जल्दी लिखा जाती है, और दूसरी चीज़ कि हिंदी के विद्यार्थी खुद से हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेमी वाले होते हैं उनके लिए मैं इंग्लिश लिख देता हूँ कि हिंदी वालों को भी उतनी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो UNFPA ने जो है एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। इसके अकॉर्डिंग कुछ बातें की जा रही हैं कि जो भारत है ना, वहाँ बुजुर्गों की जो आबादी है उसमें दशकीय वृद्धि वर्तमान में 41% होने का अनुमान है। जैसे भारत के बारे में कहा जाता था कि सबसे यंग कंट्री है, सबसे यंग कंट्री है, ठीक है। लेकिन आपको ये लगना चाहिए कि अगर यंग कंट्री है, सब लोग आपके 15 से 25 या 15 से 30 साल की उम्र के बीच में है, तो जब वो बूढ़े होंगे तो वो बूढ़े भी तो एक ही साथ होंगे, ठीक है। तो एजिंग रिपोर्ट में ये चीज़ें निकली है कि दशकीय वृद्धि जो है 41% होने वाली है। कब आई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है किसने जारी किया, ठीक है, और किसके सहयोग से जारी किया। तो भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसको तैयार किया गया है, IIPS के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लघु सिंचाई पर हाल ही में जारी छठी जनगणना रिपोर्ट का संदर्भ वर्ष क्या है? व्हाट इज द रेफरेंस ईयर? रेफरेंस ईयर के बारे में पूछ रहा है। फॉर द रिसेंट रिलीज्ड 6th सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि माइनर इरिगेशन होता क्या है। माइनर इरिगेशन में आ जाएगा आपका भूमिगत जल से सिंचाई, ठीक है ना। एक मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है इरिगेशन की, तो समझ जाएंगे कि सिंचाई की ये बात है। तो भूमिगत जल पहला हो गया। दूसरा आपका हो गया ट्यूबवेल, जो आपका छोटी भी हो सकती है और मध्यम की भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा सरकार द्वारा चली जा रही ऐसी बहुत सारी जो योजना है, जैसे सरफेस वाटर एक आता है, ठीक है, उसको भी इसमें ले सकते हैं, या डीप ट्यूबवेल्स आती हैं, गहरी ट्यूबवेल्स आती हैं, वो भी ले सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है माइनर इरिगेशन होती हैं। माइनर इरिगेशन में क्या करते हैं कि फार्मर्स को, जो भी हमारे किसान हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल्ड और टाइमली इरिगेशन, मतलब कि एक तरीके से नियंत्रित और समय समय पे जो है पानी, जैसे नहरें आपने कर दी कुछ, ठीक है, तो समय समय पर चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो कि एक हाई यील्ड देते हैं। यानी कि जो भी हमारे पेड़ पौधे या सिंचाई अगर अच्छी मिलेगी तो बढ़िया उसमें यील्डिंग आएगी, यानी कि बढ़िया उनकी उपज होगी। तो ये जो रिपोर्ट आई है ये जारी की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, नोट डाउन कर लेंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने इसको निकाला है और 2017-18 इसका रेफरेंस ईयर रखा है। तो लघु सिंचाई योजना पर छठी जनगणना रिपोर्ट आई है, पहले तो ये भी नोट डाउन करना है, और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको निकाला गया है। संदर्भ वर्ष इसका रखा गया है 2017-18, उस साल के रेफरेंस के कंपैरिजन में निकाला गया है। देश में 695 जिले और इतने सारे गांव, 6,47,394, 6,47,394 गाँव में से इतने में जो है लघु सिंचाई योजनाएं बताई गई हैं कि 23.14 मिलियन जो है लघु सिंचाई योजनाएं हैं। सबसे अधिक कहां पर है? तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे अधिक है यूपी में, इसके बाद है महाराष्ट्र में, और फिर है मध्य प्रदेश में। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि लघु सिंचाई योजनाएं जो चल रही हैं वो सबसे ज़्यादा यूपी में चलती हैं, फिर उसके बाद आपका महाराष्ट्र में चलती हैं, और फिर आपके मध्य प्रदेश में चलती हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग आती है, इंडियन इंस्टीट्यूट रिटेन्ड फर्स्ट पोजीशन इन ओवरऑल कैटेगरी ऑफ NIRF इंडिया रैंकिंग। तो कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है? तो आपको बता देना चाहता हूं कि IIT मद्रास इसमें जो है NIRF इंडिया रैंकिंग में पहली नंबर पर आता है, ठीक है। देख लेंगे कि राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जो है शिक्षा मामले के राज्य मंत्रालय द्वारा निकाला गया है 2023 में। कुल 5,000, ये कोई मतलब नहीं है इसका। IIT मद्रास लगातार 5वें साल यानी कि 2019 से 23 तक ओवरऑल श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है, ठीक है। और IISc बंगलोर जो है लगातार 8वें साल विश्वविद्यालय की श्रेणी में पाई है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, IISc भी अच्छा है लेकिन वो यूनिवर्सिटी की श्रेणी में अच्छा है, ठीक है। किस श्रेणी में अच्छा है? यूनिवर्सिटी की श्रेणी में।
ठीक है ना, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में वो अच्छा है। एम्स नई दिल्ली ने चिकित्सा संस्थान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो है NIRF रैंकिंग के बारे में दी हुई थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है, आज मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि टारगेट है कि कम से कम 40 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए जाए। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया हुआ है। ये पूछ रहा है कि इसमें कौन प्रथम है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्ड 1 इन द यूनियन टेरिटरी कैटेगरी 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें जो है दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का नाम दिया है। तो जम्मू कश्मीर जो है वो आपका 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में पहले नंबर पर आया है। ठीक है, तो कौन आपका जारी करता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि फसाई जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है। और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर, दिल्ली दूसरे स्थान पर, चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर आता है। तो ये पॉइंट केवल नोट कर लेंगे। बाकी छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है और बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर है। ठीक है, तो केवल इसके मेन पॉइंट, बोल्ड पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, बाकी चीज़ें छोड़ करके अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किस संगठन ने भारत न्याय रिपोर्ट 2022 जारी की है। यानी कि एक संगठन है जिसकी मदद से जो है ये रिपोर्ट जारी होती है। उसमें कुछ जो है आपके NGOs भी होते हैं और बाकी होता है टाटा ट्रस्ट। ठीक है, तो टाटा ट्रस्ट के साथ मिल करके जारी हुई है। इसमें देखेंगे कि सबसे पहले ये जारी हुई थी, सबसे पहले फर्स्ट जो इसका आया था आई जस्टिस रिपोर्ट, IJR इसको लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे भारत न्याय रिपोर्ट। ठीक है ना, आशा करता हूं सबको दिख रहा होगा। तो भारत न्याय रिपोर्ट सबसे पहली बार आई थी 2019 में। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, कौन कौन था इसमें या कौन कौन रहता है। तो सेंटर फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है, बस ये नाम एक बार सुन लीजिए, ज़्यादा नहीं इसमें जानना है आपको, ज़्यादा पॉइंट नहीं नोट करना है। कॉमन कॉज और तीसरा है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव। ठीक है, ये मिलता है आपके साथ टाटा ट्रस्ट के साथ और रिपोर्ट जारी होती है। मतलब ये तीनों टाटा ट्रस्ट की मदद लेते हैं और ये जो है टाटा ट्रस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको रिलीज करता है। तो इसमें देखा जाता है राज्यों का प्रदर्शन किस किस क्षेत्र को लेकर के। ये भी बता दे रहा हूं कि पुलिस को लेकर के, यहां पर लिख भी दे रहा हूं, पुलिस को लेकर के देखा जाता है जस्टिस रिपोर्ट में। न्यायपालिका को लेकर के देखा जाता है कि कितना जल्दी आप जस्टिस पा जाते हैं, न्यायपालिका को लेकर के देखा जाता है। फिर जेल और कानूनी सहायता, ठीक है, इसको लेकर के देखा जाता है। तो छोटे राज्यों में अगर बात की जाए तो इसमें सिक्किम जो है पहले नंबर पर है और सबसे अधिक लंबित मामले जो सबसे लंबे चलते हैं उसमें यूपी है। कि मतलब यूपी में अगर कोई केस हो गया तो ये माना जाता है कि 11.34 ईयर्स तक वो चलता रहेगा। ठीक है, मतलब यूपी में वकीलों की और पुलिस लोगों की, इन सब लोगों की बल्ले बल्ले है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आता है वेस्ट बंगाल कि वहाँ पर कोई केस अगर चलने लगा या कोई ऐसा सीन हुआ तो आप 9.9 साल जो है लगभग फंसे रहोगे। और तीसरे पर आता है, नहीं तीसरा हम नहीं बात करेंगे, सबसे कम में आता है त्रिपुरा में अगर कोई केस होता है तो 1 साल में उसका निपटान कर दिया जाएगा। और उसके बाद सिक्किम में आता है तो 1.9 ईयर्स में उसका निपटान कर दिया जाएगा। देख लेते हैं, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR, याद रखेंगे 2023 जारी हुई है। विभिन्न संकेतों के आधार पर राज्य के पुलिस बलों को रैंक करती है। इसका पहला प्रकाशन 2019 में हुआ, बताया हूँ। बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर और छोटे राज्यों में सिक्किम है। तो ये भी याद कर लेंगे कि अगर बड़े स्टेट की बात की जाए तो सबसे बढ़िया कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक में सबसे जल्दी न्याय मिलता है और पुलिस व्यवस्था वहाँ की सबसे टाइट है। कुछ यहाँ पर जो टर्म्स है वो देख लेंगे, पुलिस, न्यायपालिका और जेल कानून सहायता, तीनों चीज़ों को ये देखता है IJR। फिर आता है कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की बात करते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मुझे लगता है कि टोटल 58 मिनट हो गया है। हालांकि मैं ये सब कुछ आपके लिए बना करके ले आया हूँ, लेकिन अब हम यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर लेते लेते आप लोग भी थकान महसूस करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा ये फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। UPSC हिंदी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। ठीक है, उस दबाने में तो आपका कुछ जाएगा नहीं। हाँ, बेल आइकन इसलिए ऑन करना जरूरी है कि आपको टाइम टू टाइम हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। और अगर बेल आइकन नहीं दबाना चाहते हैं तो मैं आपको UPSC हिंदी का टेलीग्राम चैनल बता दे रहा हूं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये UPSC हिंदी का जो है क्विज़ वाला चैनल है, डेली क्विज़ इसमें आता रहता है।
31,166 लोग अभी प्रेजेंटली जो है इसको ज्वाइन किए हुए हैं। तो ये खोज करके ज्वाइन कर लेना है आपको, ठीक है, अफोर्डेबल एजुकेशन। और इसको जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको यूपीएससी हिंदी का जो बेस चैनल है जिसमें 1 लाख से अधिक लोग ज्वाइन किए हुए हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए ये ज्वाइन कर लीजिए। यूपी पीसीएस जो लोग देना चाहते हैं या आरओ का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, कोई टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है, ये चैनल वरदान है, आप इसको ज्वाइन कर लो। इसमें डेली जो है 20 से 30 क्विज आते रहते हैं, इसको आप सॉल्व करके अपना काम चला सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई सुझाव है तो मैं जो है उसका इंतजार कर रहा हूं। अगर अच्छे सुझाव आएंगे तो बिल्कुल उसको रिप्लाई किया जाएगा। और कमेंट्स में जो चीज़ें अगर आप डिमांड करते हैं तो उस तरह से भी चीज़ें लेकर के आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।